ओके, कल तक क्लियर हो गया था बेटे जो पढ़ा हम लोगों ने? सॉरी। कल जो बेटा पढ़ा था वो क्लियर हो चुका था सारा? यस। कोई क्वेश्चन तो नहीं? नो। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इलेक्ट्रिसिटी की जो स्पीड होती है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो बेटे हम लोगों ने पढ़ा दो तरह का करंट है, वन इज कन्वेंशनल एंड अदर वन इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट का, जिसका फ्लो हमेशा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब आपके पास मेरे बेटे ओके। यहाँ पे इस फॉर्मूला को याद रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव करता है सर्किट के अंदर, जब हम उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट इसलिए करता ओके। है कि जब वो एक कंडक्टर में मूव करता है, कंडक्टर में लैटिस एटम्स भी मौजूद होते हैं, तो चार्जेस जब लैटिस एटम के साथ जाके कोलाइड करते हैं, लेकिन उन्हें तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना होता है, वो ड्रिफ्टिंग करते हुए एक कंप्लीट सर्किट को फॉलो करते हैं। विदाउट बैटरी वो रैंडमली मूव करते हैं और टोटल करंट जीरो होता है। ठीक है बेटा? जैसे कि यहाँ पे कुछ यस। मॉडल गिवन है कि जब किसी किस्म की कोई बैटरी कनेक्ट नहीं होती किसी वायर के साथ, तो उसमें जो रैंडम मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लाइक बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। वो स्पीड हमारे पास होती है अबाउट 10⁵ इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ। लेकिन जब हम उसके साथ कोई बैटरी अटैच कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन तब भी मोशन में होते हैं, लेकिन उस वक्त एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने की वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है, कि उन्हें एक ही डायरेक्शन में जाना है, फ्रॉम पॉजिटिव टू ओके। नेगेटिव ड्रिफ्ट करते हुए। तो वो स्पीड 10⁵ से सिर्फ नैनोमीटर पर सेकंड तक आ जाती है। रैंडम मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर स्लोली ड्रिफ्टिंग अगेंस्ट द फील्ड, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास होती है इन मिलीमीटर पर सेकंड। और देखिए, मीटर पर सेकंड और मिलीमीटर पर सेकंड में अच्छा खासा डिफरेंस है। एक 10⁻³ है और एक 10⁵ तो ये वेलोसिटी इतनी कम हो जाती है। उसके बाद बेटे हम बात करते हैं चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग अ पॉइंट पर सेकेंड। अगर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो आपके पास फॉर्मूला होता है I is equivalent to A Q V। I हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक करंट, V है आपके पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कितने चार्ज होंगे, ये उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। Q चार्ज होगा और V हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपने V कैलकुलेट करना होगा तो आप करंट को डिवाइड करेंगे के साथ। ठीक है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, कि कितनी वेलोसिटी से आपके पास चार्ज मूव कर रहा है एक कंडक्टर वायर में। आई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कि कितने चार्जेस हैं, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, एंड क्यू इज द चार्ज। ये सारी चीजें गिवन होगी तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, और वो वेलोसिटी मिलीमीटर पर सेकंड के मैग्नीट्यूड या ऑर्डर में आएगी, या फिर 10⁻³ बात समझ में? ओके। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है, इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पीयर है, ई की वैल्यू भी 4 मिलीमीटर गिवन है। आपने यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये आपके पास 0.5 मिलीमीटर पर सेकेंड आ रहा है।
मीटर पर सेकंड भी ठीक है, मीटर मिलीमीटर पर सेकंड भी ले तब भी ले, लेकिन जब भी आपके पास आंसर आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो 10 की पावर माइनस में आ रहा होगा। Yes. ठीक है, अब ये बहुत आसान सी चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कुछ आइडिया है? एक्चुअली वो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट मेरा इतना क्लियर नहीं अच्छा मैं बताता हूँ आपको, अगर कोई स्टोन की बात कर लेते हैं, आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ, स्पेसिफिक पॉइंट में उसका पोटेंशियल होती है। जैसे मैं कहूँ कि एक स्टोन है, वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, जमीन पे पड़ा हुआ है, तो उसमें कोई एनर्जी होगी नहीं होगी। ठीक है, उस पॉइंट ग्राउंड पे उसका जो पोटेंशियल है या उसमें एनर्जी, उसका पोटेंशियल होगी पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसे हम ए पॉइंट नाम देते हैं ग्राउंड को। स्टोन का है। ग्राउंड पे कितनी एनर्जी मौजूद है, उसे हम उसका पोटेंशियल कहेंगे पॉइंट ए पे। अब हम इस स्टोन को थोड़ा सा हाइट पे लेके जाते हैं, अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, अगर आप हाइट पे लेके जाओगे उस पॉइंट को हम बी का नाम देते हैं। अब पॉइंट बी पे आप खुद ही फील करोगे, अब उसमें एनर्जी है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, अगर हम किसी के सर पे दे मारेंगे तो सर भी फट सकता है किसी का, ऐसे हो सकता है ना। Yes. ठीक है, तो अब उसमें एनर्जी स्टोर हो गई पॉइंट बी, जी। तो पॉइंट बी पे स्टोन के अंदर कितनी एनर्जी है वो उसका पोटेंशियल होगा पॉइंट बी पे। पोटेंशियल को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं इससे। अब हमने ये जो ग्राउंड लेवल था ये तो जीरो पे था, ये हमारे पास मैक्सिमम आ गया। इस पोटेंशियल का अगर डिफरेंस लो तो ये आएगा वी बी माइनस वी ए, इसलिए इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। अगर मैं बैटरी के लिहाज से बात करूं, बैटरी अगर कहा जाए कि 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब ये है कि इसका मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो 10 पे है, और जो मिनिमम है वो कहाँ पे है, जीरो पे। जैसे यहाँ पे मिनिमम जीरो पे है और मैक्सिमम 8 में जितना पोटेंशियल होगा। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मैस की बात करते हैं ना, जैसे स्टोन का मैस होगा, तो मैस में जो एनर्जी होती है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नाम देंगे, और अगर चार्ज की बात करूंगा तो उस पोटेंशियल को मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहूंगा। ये पॉइंट को समझ में आया? यस। अब ये देखो बेटे, जब आपने, मैं आसान सा फॉर्मूला लिखता हूं, अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया है। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं तो मुझे आप ये सिर्फ आंसर करो बेटे कि यहाँ ग्राउंड से पॉइंट ए से पॉइंट बी किसी हाइट तक स्टोन को ले जाने में हमें स्टोन पे कुछ ना कुछ फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना, खुद ब खुद तो नहीं जाएगी। यस। ओके, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है हाइट की। जी। और फिर वो वर्क डन का वर्क डन पर यूनिट मैस ये कह सकते हैं। अब यस। उस मैस पे हमने कितना वर्क किया, वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ और उसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल हो और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल हो, और अब मैस की जगह पे मेरे पास चार्ज हो क्यू, इस चार्ज को इस लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने में मैं जितना वर्क करूंगा, वर्क पर यूनिट चार्ज, वो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बात समझ में आई बेटा? यस। मुश्किल तो नहीं है ना? जी अब समझ आती है। हम समझ में आ गया। अब ये देखिए, मैं आपको कहता हूं कि अगर चार्ज आपके पास 2 कूलम हो और वर्क आपने उस पर किया 6 जूल, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? 3। 6 यहाँ पे रखना ना, 6 जूल यस। डिवाइडेड बाय 2 कूलम 3। अब यूनिट क्या होता है पोटेंशियल का? वोल्ट। ठीक है, अब इसका एक यूनिट जूल पर कूलम भी हो सकता है, लेकिन आपने पता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमेशा हम वोल्ट में लिखते हैं कि भाई बैटरी कितने वोल्टेज की है, सेल कितने वोल्टेज का है, या ड्राई सेल कितने वोल्टेज का है, ऐसे ही टर्म यूज करते हैं ना। यस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? जी। ओके,
अब ये जो वर्क है, समटाइम हम इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, F इंटू एस, ऐसे भी तो आ सकता है, तो कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आ जाते हैं आपके नोट्स में, यहाँ पे देखिए बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसे ही है, V इज Yes. W ओवर Q, वर्क पर यूनिट चार्ज। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वो होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की जाए तो होता है वर्क पर यूनिट मास, ऐसे बेटे। Yes. ओके, यहाँ पे उन्होंने वर्क को अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो वेट है वर्क पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh की इक्विवेलेंट आएगी, और मास पे डिवाइड होगा तो सिर्फ gh भी आ सकता है। ये बात समझ में आई कैसे हुआ, समझा दूं? ये देखिए कि जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हो तो आप ऑब्जेक्ट पे जब वर्क करते हो तो ऑब्जेक्ट कोई हाइट गेन करता है ना, Yes. जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट गेन करे तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल, ठीक है, Yes. क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Space. जब हम हाइट की तरफ जाते हैं उस वक्त जो हमारी फोर्स होती है बेटे वो वेट के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है Yes. वो हाइट की फॉर्म में होता है। सो वेट को अगर हम mg लिखें और हाइट को h लिखें तो इस सूरत में वर्क क्या आ जाएगा, mgh। और वैसे भी हमें बड़े अच्छे से पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट गेन करता है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर हुई ये बात? और अगर Yes. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो तो होता था वर्क पर यूनिट मास। इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वर्क की जगह पे लिख सकते हैं हम mgh, लिख सकते हैं ना, Yes. और फिर m, तो m के साथ क्या हो जाएगा, Cancel out. सिर्फ क्या हो जाएगा, GH एज। हो जाएगा. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हाइट गिवन हो कि ऑब्जेक्ट की इतनी हाइट है जमीन से, तो आप ये बात बता सकते हो कि उसमें कितना पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल जी. बता सकते हैं ना। अगर मैं आपको ये कहता हूँ, Yes. आपसे कहता हूँ कि बेटे ऑब्जेक्ट जमीन से 10 मीटर की हाइट पे है, तो बताएं इसमें कितनी एनर्जी है, या फिर मैं बताएं इसमें कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो क्या बताएंगे आप, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप उसको करेंगे 10 into 9.8. 9.8, तो ये 10 इंटू 10 अबाउट 100 आ जाएगा, ऐसे ही ये 98 आ जाएगा। इसे Yes. क्लियर, क्लियर हुआ बेटे? ये जी. मुश्किल तो नहीं था ये? नहीं, अब आसान लग रहा है. आसान है, चलो ठीक है। ओके, अब आपने कभी दो टर्म टीचर से सुनी होंगी, कभी वो ईएमएफ बोलते हैं, कभी वो पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे है? Yes. तो अब इसमें फर्क Yes. क्या होता है? बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट भी कहते हैं, ऐसे ना, वोल्टेज का डिफरेंस, इसे हम इलेक्ट्रिक Yes. भी कहते हैं। अब मैं बहुत बहुत आसान टर्म में समझाने की कोशिश करूंगा। अब बेटे ये देखो, अगर आपके पास एक सर्किट है, ये एक वायर है, चलिए मैं वायर को और आसान कर लेता हूँ। एक वायर है, एक बल्ब लगा हुआ है, एक बैटरी कनेक्ट है। ओके, इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो 10 वोल्टेज है। अब हमें ये बताना है कि ईएमएफ क्या होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या, और दोनों में फर्क क्या है। देखो बेटे, अगर आप, सबसे पहली बात तो ये देखिए कि वोल्टेज मेयर करने के लिए बैटरी के हो या सर्किट में लगे हुए किसी भी चीज के क्रॉस जब हमें वोल्टेज मेयर करने होते हैं तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वोल्ट। Yes. और वोल्ट मीटर को जब भी सर्किट में यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस में फिर हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ग्रेट। तो जब मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं
कर दिया वोल्ट मीटर कनेक्ट, ठीक है। अब मैं ये देता हूँ कि बेटे मुझे ये भी बताओ कि जो आपने बल्ब लगाया हुआ है इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक पैरेलल में आ जाएगा वोल्ट मीटर। अब ये देखें, अगर आप ये बताते हो कि बैटरी के कितने वोल्टेज वो आ जाएगी, ठीक है, वो हमारी क्या आ जाएगी ओके EMF between the terminal of the source. The potential difference between the terminal of the source is 10 volt, और इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम होगा, वर्क पर यूनिट चार्ज। ये वो एनर्जी होती है जो चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने की रिस्पॉन्सिबल होती है, जी होता है। वोल्टेज पुश करते हैं ओके चार्जेस को ताकि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव पूरे सर्किट में फ्लो कर सके। इज इट क्लियर? यस ठीक है। यहाँ पे बेटे बल्ब के क्रॉस या सर्किट में लगी हुई किसी भी डिवाइस के क्रॉस कितना पोटेंशियल इस्तेमाल हो रहा है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, सिंपल। और उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, वर्क पर यूनिट चार्ज, सेम ठीक है। ओके और अगर आप दोनों के लिए देखो, क्या मैंने वोल्ट मीटर ही कनेक्ट किया दोनों के लिए, इसका मतलब है दोनों की जो डिवाइस है मेरी इंस्ट्रूमेंट वो भी क्या है बेटा, सेम है, दोनों का यूनिट भी सेम है, दोनों के लिए फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। अब क्लियर हुआ बच्चे ये क्या चीज है ये? यस ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी हो गया। अब आ जाते हैं एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या चार्जेस होते हैं, इनके लिए हम एनर्जी का एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूज किया जाता है बेटे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ओके फॉर्मूला भी पड़ा है वोल्टेज का, V इज इक्वल टू W ओवर Q। अच्छा मुझे ये बताएं आप इस फॉर्मूला में से किन तीनों क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे एनर्जी है, V एनर्जी है, वर्क वर्क एनर्जी है। अगर वर्क एनर्जी है तो मैं यहाँ पे किसका यूनिट निकालना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यस तो मैं वर्क को एक तरफ करता हूँ तो ये किसका प्रोडक्ट आ रहा है, चार्ज का और पोटेंशियल डिफरेंस का। यस ओके, अगर मैं चार्ज कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है और वोल्टेज कहूँ कि उसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटे, जूल, जूल्स 1 जूल। अब 1 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट आ गया, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट हो सकता है जैसे जूल है, क्योंकि लेकिन हमें यहाँ पे ये चीज जरूर बतानी होगी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, 1 वोल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर हुई ये बात? ओह यस कैसे मैं लेके आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इन जूल, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में किसके इक्विवेलेंट आ गया, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, बट हमने यहाँ पे कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर कोई भी वैल्यू जो कि जूल में गिवन होगी, अगर आपने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो कर सकते हैं। यस ग्रेट, ये देखिए बेटे, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब यहाँ भी ये कहा गया कि जब 0 से मैक्सिमम की तरफ या 0 से 10 वोल्ट की तरफ, वो 10 वोल्ट एनर्जी आ जाएगी उसमें, खैर तो 0 से हाई की तरफ जब चार्ज मूव करता है तो एनर्जी जितनी गेन करेगा उसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं। उसे काइनेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। वो इसलिए कहते हैं काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो मूव कर रहा होता है,
और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सो वो क्यू वी का प्रोडक्ट है। क्यू की जगह पे हमने 1, अगर एक चार्ज है तो उसके लिए लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1 वोल्ट। तो ये आ गया कि जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। क्लियर हुआ बच्चे? यस। मुश्किल तो नहीं है? नहीं। ओके ओके, अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये सिंपल सा पहले पूछता हूँ कि जब एक वायर में बहुत ज्यादा करंट पास हो रहा हो तो आपने देखा होगा डेली लाइफ में कभी घर के अंदर वायर हीटअप हो जाती है। यस। ये तो एक हीटिंग इफेक्ट जो हमें बाजारे नजर आता है। अच्छा, अब इनकी हीटिंग इफेक्ट्स भी हमारी डेली लाइफ में कहीं पे काम आते हैं और इनके मैग्नेटिक इफेक्ट भी काम आते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट कहाँ पे काम आ रहा था? इलेक्ट्रिक हीटर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में भी प्रोड्यूस हो रही होती है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। फिर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी आप इनके इफेक्ट्स को देखते हो। आपने देखा होगा कि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर वो हम कहते हैं जी पानी चढ़ा दिया सोने का। ऐसे सुना होगा कभी आपने, एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर ओवरलैप करवाना, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। यस। ठीक है, अब फिलहाल तो चले स्लोली दिले देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट? यस। क्या होता है डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट में current moves in one direction, alternating में direction keeps changing. अच्छा, डायरेक्शन की चेंजेस। अच्छा, उसमें हमेशा ये अपने याद रखना बेटे, जितनी भी हम बैटरी या सेल का यूज करते हैं ना, बैटरी हो या सेल हो, इनमें से हमेशा कौन सा करंट आ रहा होता है? डायरेक्ट। Direct. ठीक है, फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनली हम ये कहते हैं कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो। लेकिन अगर करंट अपनी पोलैरिटी चेंज करो, पोलैरिटी होता है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होना, अपनी डायरेक्शन को बदलना। अगर कोई कहे जी बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें तो इस बात का मतलब ये है कि आप इसके कनेक्शन को उल्टा कर दें। बात समझ में? Yes. ठीक है, अब चाहिए देखिए, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव साइनोसाइडल वेव बनती होती है हमेशा अल्टरनेटिंग करंट की। डायरेक्ट करंट के लिए हम हमेशा ये वाली लाइन लगाते हैं जो बैटरी का नहीं होता सिंबल, पॉजिटिव और Yes. अल्टरनेटिंग के लिए साइनोसाइडल वेव एक सर्कल में बनाई जाती है। ये तो पता होगा आपको, ठीक है? Okay. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, वैसे ये सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं हमें। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन पाकिस्तान पता है कितनी होती है? अबाउट नहीं। 120 हर्ट्ज। अब इस 120 का मतलब ये है कि हमारे घरों के अंदर डोमेस्टिक जो फ्रीक्वेंसी है, घरों के अंदर जो बिजली आती है वो 120 दफा एक सेकंड में अपनी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव करती है। क्लियर हुई ये बात? Yes. फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकंड। Yes. चलिए आगे से बेटी, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? Obstruction of the flow of charge. हम बहुत आसान टर्म यूज करें तो इसके लिए कर सकते ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। Yes. opposition to the flow of charges is called resistance। Mm. अच्छा, अब ये बताएं कि जब हम एक सर्किट के अंदर एक बल्ब का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी चीज लगाते हैं तो क्या वो ऑपोजिशन नहीं होती? होती है ना करंट के पास में, तो वो भी Yes. इन जनरल हम किसी भी जो भी चीज सर्किट में कनेक्ट करते हैं उसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं, बट इन शॉर्ट रेजिस्टेंस को हम ऑपोजिशन कहते हैं। इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो ये होता है। रेजिस्टेंस का काम एक्चुअली होता है करंट को कंट्रोल करना। लाइक हम चाहते हैं कि करंट थोड़ा कम गुजरे तो हम रुकावट बढ़ा देंगे, करंट ज्यादा गुजरे तो रुकावट को कम कर देंगे। तो ये एक हिंड्रेंस होती है, ठीक है बेटे?
अब इस रेजिस्टेंस को हम वेरिएबल आर से यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? अच्छा जी, वही एक सर्किट में एक बल्ब भी लगा लेते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। अच्छा, बल्ब की जगह हम इसे कहते हैं ये हमारे पास एमीटर है। एमीटर क्यों यूज करते हैं बेटे? to measure current. टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा अच्छा, ओहम्स जॉर्ज साइमन ओहम थे जिन्होंने हमें ये बताया कि जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाया गया, लेकिन जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है बेटा, या जो कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमारे पास आता है, तो वहां पे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बाकी जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान किसी चीज को, रिलेशन को ऑब्जर्व किया जाता है, तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखते हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर को कांस्टेंट रखा जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा, फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप देखा गया वोल्टेज और करंट में। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्ट मीटर से वेरिएबल वोल्टेज यहाँ पे यूज कर लिए, जब आप बैटरी के ऊपर ये टेढ़ा सा एरो बना देते हैं ना, तो इस बात का मतलब ये होता है कि जो बैटरी है वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटे? जिसके वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा। Yes. अच्छा, जब आप इसके वोल्टेज को कम भी करेंगे तो ये देखा गया कि हम जो एमीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे करंट की वैल्यू भी कम हो गई। जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट की वैल्यू भी क्या हो गई? ज्यादा होगी। सो यहाँ से एक रिलेशनशिप हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, अब यहाँ Yes. कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम लाने के लिए वो रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर, ये आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा होगा, जी. ओम्स लॉ। अब आर को अगर कैलकुलेट करना तो रेजिस्टेंस है, लेकिन अब मुझे ये बात बताएं बेटे कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट भी तो बढ़ रहा है, वोल्टेज कम कर रहा हूं तो करंट कम हो रहा है, तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगी यहाँ पे? Mm, no, resistance will be the same. सेम रहेगी, रेशियो सेम रहेगी। अब वो कंडक्टर, वो डिवाइसेस जिनमें रेजिस्टेंस सेम रहती है, वोल्टेज के बढ़ाने से या करंट के बढ़ाने से, डिवाइसेस को नाम देते हैं ओमिक। ओमिक का मतलब जो कि ओबे करते ओम्स लॉ को, मेटल्स ओम्स लॉ को ओबे करती हैं, इसलिए इन्हें ओमिक डिवाइसेस कहा जाता है। बट यहाँ पे ये कंडीशन है कि हमने टेम्परेचर को फिक्स रखा हुआ है, टेम्परेचर के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे रहे हैं, लेंथ ऑफ द वायर को भी सेम रखा हुआ है, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा हुआ है। इसलिए वोल्टेज के बढ़ाने से सिर्फ करंट बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर इन केस रेजिस्टेंस सेम नहीं रहती, जैसे फिलामेंट ऑफ बल्ब में होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस जब बढ़ जाने का मतलब है रेजिस्टेंस चेंज हो गई है, और जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है तो इसका मतलब है फिर वो ओमिक नहीं रहा, वो क्या बन चुका है? नॉन ओमिक, Non-ohmic. लाइक जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे। फिलामेंट ऑफ बल्ब इसके एग्जांपल है, थर्मिस्टर इसके एग्जांपल है। क्लियर हुआ बेटे ये बात? Yes. ओके, अब हम, अगर मैं आपको ग्राफ बनाना हो वोल्टेज और करंट में, तो वो ग्राफ की लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है। इसके लिए बेटे आप हमेशा एक रूल याद रखो कि जब भी आप ग्राफ बनाते हो ऐसी दो क्वांटिटीज में जिनमें डायरेक्ट रिलेशन हो, उनका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से Linear. के एक स्ट्रेट लाइन होती है। बिल्कुल बेटे, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? Yes. ओके, ये देख लें, डायरेक्ट करंट
charges flow only in one direction, alternating current, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। अब वो डिपेंड करता है डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट जगहों पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी डिफरेंट होती है, तो इस लिहाज से वो जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे वो भी क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये? जी जी। अब ये देखिए बेटे, पोटेंशियल रेजिस्टेंस, हमने कहा वी, यहाँ पर रेशियो लिखी वी और आई की। वी और आई के वी क्या होता है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो वी और आई के रेशियो को भी हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया। ग्राफ आ गया एक स्ट्रेट लाइन, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, करंट मेजर करने के लिए एमीटर, और ओहम्स लॉ को डिफाइन किया द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेटेलिक कंडक्टर is proportional to the current in the conductor if its temperature is kept constant। कोई मुश्किल नहीं यहाँ तक बेटे? यस, अब समझ आ गया। समझ में आ गया। अच्छा, अब ये है कि अगर रेजिस्टेंस मुझे चेंज करनी हो तो क्या किया जा सकता है? आप या फिर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर करंट को डिक्रीज कर और सकते करंट को इंक्रीज करने से हमें ये बात पता चली बच्चे कि वहां पे रेजिस्टेंस तो सेम रहती है, क्योंकि जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, तो रेशियो तो सेम रहेगी। इसके लिए आपको इसकी डायमेंशन चेंज करनी पड़ेगी। किसकी डायमेंशन? वायर की। अब ये देखिए बेटे, ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर लेंथ ऑफ द वायर को इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए टू बी चार्ज ने मूव करना है और यहाँ सी टू डी चार्ज ने मूव करना है। ये अगर 1 मीटर है और ये है 5 मीटर, तो आप मुझे बताएं कि कहाँ पे जल्दी वो मूव करेगा, ए टू बी या सी टू डी? ए टू बी। जहरी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर क्या है, कम है, तो चार्ज को कम लोगों से जाके टकराना पड़ेगा, टकरे मारनी पड़ेगी, इजीली वो सर्किट में फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर लेंथ ऑफ द वायर को इंक्रीज कर दिया जाए तो चार्ज को डिफरेंट लेटिस एटम्स के साथ कोलाइड करके डी तक पहुंचना होगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ाई जा सकती है कि अगर आप लेंथ ऑफ द वायर को इंक्रीज करें। इज इट क्लियर? यस। अब आ जाते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसे कहते हैं पता है बेटा? यस। ये देखिए, एक ये वायर है और एक ये वायर है, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, ए का या बी का? बी। बी। अब आप खुद बताओ, रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को, यहाँ पे रुकावट चार्ज के लिए ज्यादा होगी या यहाँ पे ज्यादा होगी? सॉरी, रेजिस्टेंस चार्ज के लिए जी ज्यादा होगी या बी में ज्यादा होगी? बी में। नहीं बेटे, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, चार्ज इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, नैरो है, जैसे यस फ्लो की तरह अगर आप देखो तो एरिया के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करते हैं ना तो हमारे पास आता है एल ओवर ए। इस प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को खत्म करने के लिए हमारे पास जो कांस्टेंट आता है उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। एक नई टर्म आ गई, रो से डिनोट करते हैं, क्या इसको कहते हैं, रेजिस्टिव। अब ये क्या चीज होती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल, ये तब चेंज होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब हर मटेरियल, एक कॉपर है, एक स्टील है, डिफरेंट मेटल्स हैं, तो कॉपर की अपनी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपने मटेरियल की होगी और स्टील के मटेरियल की अपनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि सबके जो टाइप ऑफ द एटम्स है वो डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट ऑपोजिशन ऑफर करेंगे। उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब अगर मेरे पास 5 कॉपर की वायर्स हैं
जिनकी डायमेंशन, जिनके एरियाज डिफरेंट हैं। 5 कॉपर्स की वायर की डायमेंशन एरिया डिफरेंट होने से एक चीज सेम होगी। वो क्या चीज सेम होगी? रेजिस्टिविटी। लेकिन क्या चीज डिफरेंट होगी? रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आई? रेजिस्टिविटी तब बदलेगी जब हम उस मटेरियल की टाइप को चेंज करेंगे, कि वो कॉपर नहीं, अब अगर वो स्टील का बना होगा तो रेजिस्टिविटी वेरी कर सकती है। लेकिन अगर सेम मटेरियल की बनी हुई थाउजेंड्स ऑफ वायर्स भी हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। हाँ, लेंथ एरिया कम होने से उनकी रेजिस्टेंस वेरी कर सकती है, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। इज इट क्लियर नाउ? बिकॉज इट इज द रेजिस्टेंस Yes. ऑफ द मटेरियल। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? ये मुश्किल तो नहीं है ना? Yes, अब क्लियर हो गया। ठीक है। इसका अगर आपने यूनिट निकालना हो तो यूनिट क्या होगा? अगर सिर्फ इसको कैलकुलेट करना हो तो रेजिस्टेंस के साथ एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेंथ आके डिवाइड हो जाएगी, तो इधर आ जाएगा सिर्फ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और इधर आ गया हमारे पास रेजिस्टिविटी। सो मीटर और मीटर स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, तो इसका यूनिट होता है ओहम मीटर। क्लियर हुई बात? Yes. ओके। अब आ जाते हैं बेटे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसका आइडिया है कुछ, क्या होता है ये चीज? इसका आइडिया है बेटा कुछ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स? हमें दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना हो तो दो पॉसिबल वेज होते हैं कंबाइन करने के। Oh, yes. Series or parallel. बिल्कुल। जैसे हमारे घर की वायरिंग भी दो ही तरह से होती है ना, एक सीरीज और एक पैरेलल। अगर सारी चीजें एक ही वायर पे लगी हो, कनेक्ट हो, उसे सीरीज कहा जाता है। लेकिन अगर हर एक चीज के लिए अलग अलग से पाथ हो, अलग अलग से वायर हो, तो वो पैरेलल होते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और अगर इन तीनों को मैं इन एंड टू एंड कनेक्ट कर दूं, एंड टू एंड, ठीक है, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है, ये है सीरीज। अब ये देखिए एक ही वायर के ऊपर मैंने 3 चीजें कनेक्ट कर दी और इधर से एक बैटरी को कनेक्ट कर दी। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। ये अपने Yes. V1, इधर आ जाएगा V2 और इधर आएगा। Yes, अपने से। अच्छा बेटे, तो यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया वोल्टेज, V1, V2 एंड V3। ठीक है, जो चीज सेम होती है सीरीज में वो करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। अब जो वोल्टेज है बैटरी का वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, V1, V2 और V3। अगर इन तीनों को मैं ऐड करूं तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा, आ जाएगा ना? Yes. ओके, मैं इसको मजीद ड्राइव करता हूँ। वोल्टेज वैसे क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओह्म्स लॉ? आई आर। तो यहाँ पे भी आई आर आ गया, यहाँ पे भी आई आर आ जाएगा, यहाँ पे भी आई आर आ जाएगा, प्लस प्लस। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी कि यहाँ पे करंट सेम होगा, तो यहाँ पे R1, R2, R3 तो हम लिख सकते हैं लेकिन करंट तो सेम रहेगा ना? Yes. आई फिर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या है R1, R2, R3। सो टोटल वोल्टेज को टोटल करंट पे डिवाइड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब हमसे यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है? हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर 3 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस, जिसे आर इक्विवेलेंट भी कहते हैं, वो कैलकुलेट करें। तो टोटल रेजिस्टेंस सिर्फ सिंपल एडिशन की तरह होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। ना समझ में बेटा? Yes. सो R1 प्लस R2 प्लस R3 किस केस में हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे? व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। इज इट क्लियर? Yes. Okay. But if the resistors are connected in parallel,
तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा, हर एक वायर को या हर एक रेजिस्टेंस को अलग अलग पाथ प्रोवाइड करेंगे। यदि यहाँ पे मैं 3 रेजिस्टेंस लेता हूँ तो इन तीनों को मैं अलग अलग वायर से कनेक्ट करूंगा। जैसे हमारे घर के अंदर जितने भी पंखे का स्विच है, एसी का है, या किसी भी, हर एक को अलग अलग वायर जा रही होती है। तो सिर्फ एक को बंद करने से वही बंद होता है, बाकी सारे तो चलते रहते हैं ना। लेकिन अगर हम मेन स्विच पे जाके देखें तो सिर्फ मेन स्विच को बंद करने से पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है, क्योंकि वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन किया गया होता है, सीरीज। लेकिन रूम्स में पैरेलल होता है। तो पैरेलल में जब हर एक को अलग अलग वायर, अलग अलग पाथ मिल रहा होगा, तो वोल्टेज की वैल्यू सबको सेम मिल रही है। समझ में आई? पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम। से हमको सोर्स से अलग अलग पाथ मिल रहा है। आपने 10 वोल्ट की बैटरी बल्ब के साथ भी लगा दी, 10 वोल्ट की बैटरी किसी और चीज के साथ भी कनेक्ट कर दी, तो उनके वोल्टेज कहीं और पे डिवाइड नहीं हो रहे, सबको अलग अलग अपने वोल्टेज मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? यस जब 3 डिफरेंट वायर्स होंगी, तीनों में चार्जेस भी डिफरेंट होंगे, तो करंट तीनों में भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे I1 होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसको I2 कहेंगे, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो I3 होगा। अगर एक ही पाथ होता, एक ही वायर होती, तो हम करंट की वैल्यू को सेम ले सकते थे। ऐसे ही यस अब मुझे बताएं, अब यहाँ पे क्या चीज डिफरेंट है, करंट। अब जो टोटल करंट होगा, यहाँ पे हमने पहले टोटल वोल्टेज की बात की थी जो डिवाइड हो रहा था, अब करंट डिवाइड हो रहा है, तो हम करंट लिख सकते हैं कि टोटल करंट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ऐसे ही ना, जैसे यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट थी तो हमने वोल्टेज की इक्वेशन बना ली, करंट डिफरेंट है तो करंट की इक्वेशन बना ली। वोल्टेज क्या होता है, IR, आई कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखेंगे, V ओवर R। यस यहाँ पे मैं लिखता हूँ V ओवर R, V ओवर R1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा V ओवर R2, और इधर आ गया V ओवर R3, इधर I आ गया। वोल्टेज क्योंकि सेम है तो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया R1 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, इधर I आ गया। V इधर आके डिवाइड हो जाएगा बेटे, I ओवर V 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 इज इक्वल टू 1 ओवर R इक्वलेंट। अब ये देखो, अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट होगी पैरेलल में और हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी, तो हमें 1 का रेसिप्रोकल लेके कैलकुलेट करनी होगी। समझ में आई? यहाँ पे सिंपल एडिशन कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ आपके पास रेजिस्टेंस है 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम। अब ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, तो सीरीज में अगर इनकी टोटल कैलकुलेट करेंगे, सो 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना होगा बेटे, 12 ओम। यस, ये तब आया जब हमने किसमें कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में। सीरीज अब अगर यही तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होती है तो इनका टोटल कैलकुलेट करते 1 ओवर R इक्वलेंट 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 5, इन तीनों का फिर एलसीएम लिया जाता, 3 4 5 ऐसे। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 आ जाता, यहाँ पे 3 इंटू 5 आ जाता, यहाँ पे 3 इंटू 4 आते, 4 इंटू 5 20, 15 12। ओके, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 कितना होता है बेटे, 60। 20 में 15 ऐड करें 35, 35 में 12 ऐड करें कितना होगा बेटा, 47 डिवाइडेड बाय 60। ये आ रहा है 1 ओवर R इक्विवेलेंट, 47 डिवाइडेड बाय 60। हमें तो चाहिए होता है R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए आप वैल्यूज को उल्टाएंगे, 60 47 तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास R इक्विवेलेंट होगा। अब ये देखो कितना इंटायरली डिफरेंट मेथड आ गया व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स हो ना, सिर्फ 2 रेजिस्टर्स, तो आप R इक्विवेलेंट पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि R इक्विवेलेंट होगी प्रोडक्ट ओवर सम के इक्विवेलेंट। जैसे मैं कहता हूँ 2 रेजिस्टेंस हो तो प्रोडक्ट आएगा उनका R1 ओवर R2 और सम आएगा R1 प्लस R2। ये कैसे, अब ये देखिए, अगर 2 रेजिस्टर्स होते तो हम ये करते ना, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, R1 R2, इधर आया R2 प्लस R1,
अब अगर मुझे आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा तो मैं उठाता हूँ मेरे, और आप उसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये होगा R1 R2 और R1 + R2, तो ये बन गया प्रोडक्ट ओवर सम। यस। तो ये एक शॉर्टकट है कि अगर आपके पास इन केस दो रेजिस्टर्स हैं, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला प्रोडक्ट ओवर सम। समझ आ गई बेटी? जी। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, कुछ और करना बस एक और कॉन्सेप्ट है। किरचॉफ्स लॉज पढ़नी है इसके बाद ना। जी किरचॉफ्स लॉज के बारे में। वो मेरे ख्याल में कल वाले में कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके। और सर आप उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूं या करवा दूं, क्या चाह रहे हैं? Like Kirchhoff's law, especially उसके लिए I'd like to do some practice questions like with you, जिसमें से आप ये भी क्वेश्चन प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ बेटी, हम जितने क्वेश्चंस अभी तक कर चुके हैं ना, चैप्टर जितना कर चुके हैं, जैसे हम अपना यूनिट कंप्लीट करेंगे ना, तो हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें वोल्टेज Okay. करंट और रेजिस्टेंस के भी होंगे और किरचॉफ्स के भी होंगे, तो घबराना नहीं। Okay. है? ठीक है। इतनी समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना बेटा? जी अब समझ आ गया सर। सारा समझ आ गया? मेरी बात समझ में आ यस। जाती जी। है, इजीली समझ आ जाती है। यस। ठीक है बेटी, फिर मिलते हैं।